नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं तरंग गति यानी वेव स्पीड के बारे में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी दुनिया को चलाता है, संगीत की धुनों से लेकर समंदर की लहरों तक। तो चलिए इसे समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई ये वेव स्पीड होती क्या है, फिर हम देखेंगे इसका असर स्ट्रिंग्स और साउंड पर, समंदर की गहरी लहरों पर और यहाँ तक कि लाइट पर भी। आखिर में हम इन सबको जोड़कर एक मेन रूल समझेंगे और जानेंगे कि ये सब हमारी डे टू डे लाइफ के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये वेव स्पीड है क्या? और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ ऐसे सवाल पूछना जो हम रोज देखते हैं पर शायद कभी सोचते नहीं। कभी सोचा है गिटार का तार थोड़ा सा कसते ही उसकी आवाज, उसकी पिच कैसे बदल जाती है? या फिर समंदर की लहरें जो खुले पानी में इतनी शांत होती हैं, किनारे आते आते इतनी बदल क्यों जाती हैं? और वो क्लासिक सवाल, पानी के गिलास में रखी स्ट्रॉ हमें हमेशा टेढ़ी क्यों नजर आती है? देखने में ये तीनों सवाल बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इन सब का जवाब एक ही चीज में छिपा है और वो है वेव स्पीड। चलिए एक एक करके इन पहेलियों को सुलझाते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पर। वेव स्पीड आखिर है क्या भला? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये वो स्पीड है जिससे कोई वेव यानी तरंग अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने शांत पानी में एक पत्थर फेंका। अब जो लहरें बनती हैं और किनारे की तरफ जाती हैं, बस जिस स्पीड से वो लहरें आगे बढ़ रही हैं वही है वेव स्पीड। और हाँ, फिजिक्स में है तो एक छोटा सा फॉर्मूला तो बनता है। ये है वो मेन इक्वेशन जो सब कुछ कंट्रोल करती है। स्पीड बराबर होती है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के गुणा के। अब फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, और वेवलेंथ मतलब दो वेव्स के बीच की दूरी। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और आपको मिल जाएगी वेव की स्पीड। ये फॉर्मूला हर तरह की वेव पर काम करता है। कमाल है ना? तो चलिए अब इस फॉर्मूले को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गिटार के तार की और समझते हैं संगीत के पीछे की फिजिक्स को। यह एक बहुत ही मजेदार बात है। किसी तार पर वेव कितनी तेजी से चलेगी ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तार को कितनी जोर से बजाया गया है। नहीं, ये पूरी तरह से तार की अपनी प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है। बस दो चीजों पर। पहली, तार में टेंशन कितना है, यानी वो कितना कसा हुआ है। और दूसरी, तार की मोटाई, यानी वो कितना भारी है। और ये रहा इसका फॉर्मूला। अब इसे देखकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। ये बस इतना कह रहा है कि वेव की स्पीड दो चीजों पर निर्भर करती है। अगर टेंशन यानी तनाव बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, और अगर तार की डेंसिटी यानी उसका भारीपन बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। सीधी सी बात है। ज्यादा टेंशन मतलब तेज वेव, मोटा तार मतलब धीमी वेव। तो बस हमारी पहली पहेली सुलझ गई। अब इस टेबल को देखिए। जब गिटारिस्ट उस चाबी को घुमाकर तार को कसता है तो वो क्या कर रहा है? वो टेंशन बढ़ा रहा है। टेंशन बढ़ी तो वेव तेजी से चली और हमें सुनाई दी एक हाई पिच यानी पतली आवाज। और जो मोटे तार होते हैं वो भारी होते हैं, तो उन पर वेव धीरे चलती है, जिससे हमें मिलती है एक लो पिच यानी मोटी आवाज। सिंपल। चलिए गिटार से निकलकर अब समंदर की गहराइयों में चलते हैं। अब पता लगाते हैं कि पानी की लहरों की स्पीड को क्या कंट्रोल करता है और वो किनारे के पास आकर अपना रूप क्यों बदल लेती हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जब लहरें गहरे समंदर में होती हैं तो उन्हें नीचे जमीन से कोई मतलब नहीं होता, वो उसे महसूस ही नहीं कर पाती। ऐसे में उनकी स्पीड डिपेंड करती है उनकी वेवलेंथ पर। मतलब जो लहरें ज्यादा लंबी होती हैं वो तेजी से चलती हैं, लेकिन जैसे ही ये लहरें किनारे की तरफ आती हैं जहां पानी कम गहरा होता है, पूरा गेम बदल जाता है। अब उनकी स्पीड को कंट्रोल करती है पानी की गहराई। तो लीजिए दूसरी पहेली भी हल। किनारे के पास आकर लहरें धीमी क्यों हो जाती हैं और अपना आकार क्यों बदल लेती हैं? क्योंकि वो समंदर की जमीन से टकराने लगती हैं, उसे फील करने लगती हैं। और स्पीड में यही बदलाव, यही कमी उन्हें ऊपर की ओर उठाती है और वो किनारे पर आकर टूट जाती हैं। और अब बारी है हमारी तीसरी और आखिरी पहेली की, लाइट यानी प्रकाश। चलिए देखते हैं कि लाइट अपनी स्पीड कैसे बदलती है और वो पानी में रखी स्ट्रॉ के जादू के पीछे का राज क्या है। ये तस्वीर तो सबने देखी होगी। जब सफ़ेद लाइट एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो सिर्फ धीमी नहीं होती बल्कि अपने 7 रंगों में टूट भी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कांच के अंदर हर रंग की लाइट थोड़ी अलग अलग स्पीड से चलती है, और स्पीड में इसी बदलाव को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा होता है उसे कहते हैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हर ट्रांसपेरेंट चीज का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे हवा का करीब करीब 1 है, पर पानी का उससे ज्यादा है। तो जब लाइट हवा से पानी में जाती है तो वो धीमी हो जाती है और मुड़ जाती है। और बस इसीलिए हमें गिलास में रखी स्ट्रॉ टेढ़ी दिखती है। पहेली सॉल्व्ड। तो हमने 3 अलग अलग चीजें देखी, गिटार का तार, समंदर का पानी और लाइट। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और उस एक बड़े नियम को समझने का जो इन सब पर लागू होता है। और वो बड़ा नियम यह है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी मैकेनिकल वेव की स्पीड इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो पैदा कहाँ से हुई है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि वो चल किस चीज में रही है, यानी उसका मीडियम क्या है। गिटार का तार धीरे बजाओ या जोर से, वेव की स्पीड वही रहेगी। क्यों? क्योंकि तार तो नहीं बदला ना, उसका टेंशन और उसकी मोटाई तो सेम है। और अगर इसे एक जनरल फॉर्मूले में डालें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। किसी भी मीडियम में वेव की स्पीड 2 बातों का खेल है। पहली है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब वो चीज कितनी जल्दी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आती है, जैसे एक रबर बैंड। और दूसरी है उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी, मतलब वो मोशन में बदलाव को कितना रोकती है, जैसे किसी भारी बक्से को धकेलना मुश्किल होता है। बस इन्हीं 2 चीजों से स्पीड तय होती है। आप जरा इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि साउंड अलग अलग मीडियम में कितनी तेजी से चलती है। हवा में सबसे धीरे, पानी में उससे कहीं ज्यादा तेज, और स्टील में तो तूफान की रफ्तार से। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी और स्टील हवा से कहीं ज्यादा इलास्टिक हैं और डेंस भी, इसलिए उनमें एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे तक फटाफट ट्रांसफर हो जाती है। तो अब जब हम इसके पीछे की साइंस समझ गए हैं, तो अब ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। इसका असल दुनिया में क्या काम है। हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसकी समझ पर टिकी है। हमारा इंटरनेट जो फाइबर ऑप्टिक केबल पर चलता है, वो लाइट की स्पीड को कंट्रोल करने का ही नतीजा है। मेडिकल में जो अल्ट्रासाउंड होता है, वो साउंड वेव्स का खेल है। यहां तक कि भूकंप का पता लगाने और धरती के अंदर क्या है ये जानने के लिए भी हम वेव स्पीड का ही इस्तेमाल करते हैं। ये हर जगह है। तो अंत में एक सवाल, अगर वेव स्पीड को समझने से हमारी दुनिया में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो सोचिए अगर हम इसे और भी बेहतर तरीके से और भी सटीकता से कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम और क्या-क्या हासिल कर सकते हैं। भविष्य में कौन सी नई टेक्नोलॉजीज मुमकिन हो सकती हैं। इसी सोच के साथ आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।